नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल आवाज अड्डा में, जो मार्केट में होगा हमेशा के तरीके से। और हफ्ते भर में क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई और आगे के लिए आपको इससे क्या साइंस मिलते हैं, क्या आपको आगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ क्या देखना चाहिए। आज जो शो का नाम है आपने देखा होगा, रेड सिग्नल और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। रेड सिग्नल इसलिए कि ये वीक जो बीता है इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कई साइंस पढ़ने के लिए मजबूर करता है। मार्केट में एक बड़ी तेज गिरावट भी हमने देखी, कई बड़ी घटनाएं हुई, जैसे फेड के फैसले आए, उसको मार्केट ने किस तरीके से डाइजेस्ट किया है और क्या एक रुकावट मार्केट में दिख रही है क्या। तो इन्हीं सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और जो चार खास बातें हम चर्चा करना चाहते हैं आज बाजार में, वो आपके सामने रख देता हूँ कि शो का आज हमारा एजेंडा क्या है। तो आज शो का पहला एजेंडा ये है कि हम एक रियलिटी चेक करेंगे मार्केट का, कि रियलिटी चेक से मेरा मतलब ये है कि इस तरीके की जो बाजार में एक फॉल हमने देखी पिछले 2-3 दिनों में, वो क्या इंडिकेट करती है। मिड कैप में बड़ी तेज गिरावट 2-3 दिनों में देखने को मिली है, कई सारे स्टॉक्स बड़ी मार्जिन से गिरे हैं। क्या फेड की बैठक का जो नतीजा आया है वो पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो इम्पोर्टेड प्रॉब्लम हमारे ऊपर भारी पड़ने वाली है, तो इस पर थोड़ी बातचीत होगी। तीसरा एक और इसी से जुड़ता हुआ है कि दुनिया भर के फंड मैनेजर्स के बीच में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये निकल के आया कि 2023 का सेकेंड हाफ रिकवरी वाला हो सकता है। वो लोग थोड़ा बुलिश हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। और 2 सेक्टर है खास तौर पे भारत के जहां पे बहुत तेजी देखने को मिली, एक छोटे वाले PSU बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक भी, और एक फर्टिलाइजर सेक्टर। क्यों इतनी जबरदस्त रैली कि एक महीने में स्टॉक 100-150% चले हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वहां पे ये भी साइन है कि अब बहुत हो गया है, निकल लेना चाहिए। इन सब पे हम चर्चा करेंगे और जिन मेहमानों से करेंगे मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। मेरे साथ बहुत ही खास और एक्सपर्ट लोग हैं। राहुल अरोड़ा मेरे साथ स्टूडियो में है, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO हैं और कई सारे स्टॉक आइडियाज़ भी। अवतार फिल्म वाला आइडिया है कि नहीं है? क्या बुकिंग चल रही है? चलते शो में आपसे इसका जिक्र जरूर होगा, आई एम श्योर। यस, अनुराग सिंह हमारे साथ है, अमेरिका से जुड़ रहे हैं और सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना वो उधर से ही आती है, तो मजबूरी में मुझे अनुराग को रोज सुबह उठा के बुलाना पड़ता है कि भैया ये क्यों हो रहा है। वहाँ पे एनसेट कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर हैं। तीसरे मेहमान हमारे हैं कुंज बंसल, जो NISM के GM है, और कुंज से भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये भारतीय बाजारों में अचानक से इतनी तेजी क्यों है। और अनमोल दास है मेरे साथ, तेजी मंदी के रिसर्च हेड हैं और 2 सेक्टर खासतौर पे ट्रैक करते हैं, बैंक और मेटल, और इन्हीं के एक सेक्टर में बहुत तूफानी तेजी देखने को मिली है। तो क्यों मिली है ये भी उनसे समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड स्पेशल में। तो अनुराग जी, आपसे शुरू करें। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, इसलिए शो भी वहीं से शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, फेड ने अपनी कमेंट्री अचानक से बदल दी, डरा दिया सबको कि अभी तो जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी वो जारी रहेगी और 2023 में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी बार और कितना हाइक होती, इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितने दिनों तक पीक चलता रहेगा। इसका क्या मतलब है, क्यों डरा रहे हैं इतना? सो नीरज जी, आपको, सब पैनल मेंबर्स को जो हमें सुन रहे हैं, सबको नमस्कार। और देखिए, चर्चा को बढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, यूजफुल बनाते हैं कि लोग समझ सकें कि पर्सपेक्टिव क्या है 2023 में। तो समस्याएं अभी गई नहीं है। जो हमने सोचा था 2022 में तकरीबन कि हम ये सब युद्ध और ये सब समस्याओं से निजात पा लेंगे, वो सब अभी तक हो नहीं पाया है। फेड की पॉलिसी नीरज जी कंसिस्टेंट है, बट सवाल उनके सामने ये है कि वो इकोनॉमी का सब सेगमेंट को कंट्रोल नहीं करते हैं। दे ओनली कंट्रोल द डिमांड। सप्लाई साइड गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, कंज्यूमर्स कैसा कंज्यूम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मार्केट कैसा रहता है, वो उस पर निर्भर करता है। उनके हाथ में सिर्फ ये है कि देखिए, अगर सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस हो जाएगा तब प्राइजेस बढ़ते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही सोल्यूशन है फेड के पास में कि वो डिमांड को स्लो डाउन करते हैं। और वही वो कर रहे हैं, रेट बढ़ा के और लिक्विडिटी पुल करके। देखिए, कंफ्यूजन ऐसे नहीं है, देखिए, नो फेड बॉन्ड्स के वो रेट बढ़ाता रहे और इकोनॉमी रिसेशन में चले जाए, लेकिन वो कुछ बढ़ाते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने मार्च में 25 बेसिस पॉइंट से ही शुरू किया था। अब वो हाइंडसाइट में लग रहा है कि बहुत लेट था, बहुत लो था, बहुत स्लो था, लेकिन ये हम अब कह सकते हैं। और वही मोड पे नीरज अभी हम फिर से आके खड़े हो गए हैं कि और देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 40 साल से अगर एक जनरेशन ने इन्फ्लेशन देखा ही नहीं है
और इंक्लूडिंग फेड के ऑफिशियल्स, राइट, उनके वर्किंग करियर में भी उन्होंने इन्फ्लेशन इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया है। वोल्कर के बाद से 1979-81 के बाद से करंट फेड मैनेजर्स ने भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया है कभी। उन्होंने हमेशा ईजिंग की है, लिक्विडिटी ईजिंग की है, लेकिन कभी भी पुल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया है, क्योंकि था ही नहीं इन्फ्लेशन। तो नाउ दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम। तो यूएस की प्रॉब्लम थी कि इन्फ्लेशन 2% लाना चाहते थे, 1.7 ही रहता था। अब आ गया है, आगे का रनवे उनको भी नहीं पता, लेकिन इतना चीज तय है कि 5-5.25% जाकर के वो थोड़ा पॉज देने की कोशिश करेंगे और इकोनॉमी को चांस देंगे कि देखिए शायद अब एक स्लो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और वहीं पर वो बात आती है कि जनवरी का फर्स्ट क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कैसा सीपीआई टर्न लेता है। लेकिन अनुराग एक चीज मुझे बताइए कि सेंट्रल बैंकर्स जो होते हैं वो डिमांड लेड इन्फ्लेशन को किल कर सकते हैं, लेकिन ये तो लार्जली सप्लाई लेड है, इसको कैसे किल करेगा फेड? उसमें तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए और आपके यहाँ फ्रीबीज की झड़ी लगी हुई है। हाँ, नहीं तो दोनों है। देखिए, डिमांड तो है ही, एट एवरी प्राइस देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई का मैच, राइट, दैट इज द प्राइस, राइट। और अगर प्राइस ऊपर बढ़ रहा है मतलब डिमांड ओवरशूट कर रही है सप्लाई को। सो देखिए, सप्लाई कॉन्स्टेंट्स नहीं है सप्लाई के। सप्लाई कॉन्स्टेंट जब हम कहते हैं, जब कोविड टाइम पे आपके सप्लाई चेन में कॉन्स्टेंट्स थे, तब आपका सप्लाई इम्बैलेंस था, तब सप्लाई नहीं थी, डिमांड तो उतनी ही थी। लेकिन अब जो कंजम्पशन है नीरज, वो डिमांड लेड है, विच इज टू से कि पीपल हैव एक्सेस मनी, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा है ज्यादा। अब देखिए, फ्लाइट टिकट्स बढ़ रहे हैं, होटल प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सर्विसेज के तमाम रेवेन्यू प्राइजेस बढ़ रहे हैं और लोग दे रहे हैं। देखिए, प्राइजेस तभी है जब लोग देते हैं। तो आई वुड से कि ये डिमांड लेड है और डिमांड को ही कूल डाउन करना है इसका सोल्यूशन। आपका मंथली घर का खर्चा कितना बढ़ गया है अनुराग? आई वुड से अबाउट 15% का हाइक जरूर है पिछले 2 साल को कंबाइन करके। बट इट डिपेंड्स कि अगर कोई घर खरीदता है तो उन्होंने तो जो घर खरीदे हैं, नहीं घर नहीं, ग्रोसरी और जो आप हाउस होल्ड सामान लेके आते हैं 15% बढ़ गया है। 15 से 20% अबाउट लगाइए कि वो ग्रोसरी लेवल पे 15 से 20% 2 सालों में फर्क आ गया है। आप घूमने गए पिछले 2 साल में 2-3 बार कि नहीं? नहीं, बिल्कुल घूमने गए हैं, बिल्कुल। कितना उसमें कितना ज्यादा खर्चा हुआ? वो भी है सिग्निफिकेंटली नीरज जी। फ्लाइट एक्सपेंसेस अबाउट 25%, फ्लाइट फेयर ज्यादा है 25-30%, बट क्योंकि वो डायनामिक रहते हैं डिमांड सप्लाई पे, तो हम उसको उतना स्मार्टली मेजर नहीं कर पाते। बट अगेन एवरेज फेयर्स आर अबाउट 30% हायर देन दे वर, राइट। तो बताइए, इनकी समस्या है राहुल, और झेल हम लोग रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा हम लोग ये डिस्कशन चलता अपने भारत में कि हमारा इन्फ्लेशन उतना सीवियर है ही नहीं, है ना। है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन 6-7% तो हम लोगों के लिए ग्रोइंग इकोनॉमी में डाइजेस्टेबल है। अभी तक हमको बीच बीच में चर्चा होती थी कि नहीं हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, मार्केट हमारा वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन अभी उधर कुछ हुआ और हम इधर परेशान। कैसे इसको, हम लोग क्यों इतना डर जाते हैं उधर की वजह से? नहीं, देखिए नीरज जी, डर का सवाल नहीं है। आई थिंक इन्फ्लेशन को देखने का नजरिया अलग है। यूएस में ऑलमोस्ट 55% का जो इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूशन है वो हाउसिंग है, और हमारा करीबन 55% जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो जब आप इन्फ्लेशन को देखते हैं, यूएस का इन्फ्लेशन और इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो आपके जो प्रीवियस स्पीकर थे वो कह रहे थे डिमांड लेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आपकी 55% इन्फ्लेशन हाउसिंग से आ रही है तो इट्स अ डिमांड साइड इशू। आप इंडिया में अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे, अगर 2005 से, इनफैक्ट राइट फ्रॉम बिमल जलान और वाईवी रेड्डीज टाइम, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इशूज इन इंडिया हैव बीन सप्लाई साइड इशूज। वेरी रेयरली हैव यू हैड डिमांड साइड इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एंड यू कैन नॉट, बिकॉज दिस इज एसेंशियली अ पुअर कंट्री, राइट। इट इज नॉट दैट इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड, इतना कोई प्रोग्रेस हुआ पॉवर्टी से पिछले 15-20 साल से कि आपकी इतनी कोई डिमांड लेड इन्फ्लेशन हो गई है, बिल्कुल सही, राइट। तो ये अब जैसे आप पूछ रहे थे इनको कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी कॉस्ट कितने बड़े हैं, ये भी उनका नजरिया अलग होगा, क्योंकि ये यूएस में बैठे हैं, वो डॉलर में कमा रहे होंगे, डॉलर में स्पेंड कर रहे होंगे। आप देखिए, पिछले 1 साल में अगर आपकी रुपी 80 से 85 हो गई है तो वो कॉस्ट हमारा ज्यादा जाता है। इट इज एक्चुअली चीपर फॉर समबडी इन यूरोप एंड यूएस टू गो फॉर एन इंटरनेशनल हॉलिडे, इट इज मोर एक्सपेंसिव फॉर एन इंडियन टू गो, एंड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव चिल्ड्रन हु आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी आर फेसिंग इट। क्योंकि जब उन्होंने प्लान किया था कि हमारे बच्चे यूएस या यूएस
ईयर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आप प्लानिंग 1-2 साल में नहीं करते, ये 10-15 साल की प्लानिंग होती है। तो तब आपकी रुपी शायद 60 थी, आज 85 हो गई, तो आपका पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाता है। सो यू नो, एज अ फ्रेंड ऑफ माइन वंस टोल्ड मी कि अगर आपको यूएस जाना है तो आपको एक यूएस डिनोमिनेटेड एसेट डेफिनेटली खरीद के रखना चाहिए। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग स्कैर्ड, जो आपके प्रीवियस स्पीकर भी कह रहे थे। आई थिंक ही वाज एक्सीलेंट इन द वे ही समराइज्ड इट। इतना आसानी से पैसा लोगों ने फेंका है और इतनी आसानी से पैसा बन चुका है, लेकिन यूएस में, इंडिया में भी 7,500 की निफ्टी 18,500 हो गई थी ना 15 महीने में, तो हुई तो थी, है ना। पैंडेमिक के लो पे हम 7,500 निफ्टी पे थे, 15 महीने में 18,500 तो हो गया था। तो आप किसी भी लेवल पे आते आपका पैसा बन गया था। लेकिन द क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट फ्रॉम हियर। जैसे अभी आप पूछ रहे थे, यू नो, होटल रेट्स, एयरलाइन रेट्स, यहां से आपके बढ़ाने की कैपेसिटी ही नहीं है। अभी आप मेक माई ट्रिप खोल लीजिए, शादी का सीजन चल रहा है, आपको होटल के रूम 25-30 हजार से कम में नहीं मिलेंगे। यू डू नॉट हैव लेवरेज, सो इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम डाउन फ्रॉम हियर बिकॉज कंपनीज डू नॉट हैव। आज हम राहुल, जो अभी हम लोगों ने लास्ट वीक आया ना इन्फ्लेशन नंबर, तो सब्जियों के दाम तो माइनस में चले गए हैं। देखिए आपका, लेकिन फ्लाइट के दाम ट्रिपल हो गए। देखिए ये this is seasonal, Neeraj ji. You are in wedding season, you are in holiday season. These rates are going to come crashing down come Feb, March. The other important part, Neeraj ji, is that the RBI governor, for reasons best known to him, has taken his entire projection that he has given, basis crude at 100. आज को तो क्रूड आपका 75 चल रहा है और आप रशिया से 60 में उठा रहे हो, तो आपने 100 पे बेस करके क्यों इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस दिए हैं? तो आई थिंक ही इज बीइंग, जैसे हम पहले नारायण मूर्ति के टाइम पे इन्फोसिस के बारे में बोलते थे, ही इज बीइंग ओवर कंजर्वेटिव एंड ही विल डिलीवर पॉजिटिवली। सो ही इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट, बट माई सेंस इज दैट इन्फ्लेशन विल प्रॉब्ली बी एट 4% और इवन लोअर बाय 31st मार्च इन इंडिया। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? हाँ जी, पेट्रोल डीजल सस्ता वो तो होना ही है। अगर आपका क्रूड, देखिए 6 महीने पहले, जब 6-8 महीने पहले जब युद्ध हुआ था, नहीं कर रहे हैं राहुल, देखिए गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी हैं। अब आपकी गवर्नमेंट ने 3.25 लाख करोड़ की एडिशनल डिमांड की है पार्लियामेंट से टू स्पेंड, राइट? सो दे कैन नॉट कट बैक फ्रॉम एवरीवेयर, दे मे बी अ लॉजिकल रीजनिंग टू कट इट, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि हम मिडिल क्लास से थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। यू कैन नॉट हैव एन एसेट एंड अ लायबिलिटी मिसमैच टू दैट एक्सटेंट। तो मार्केट इसको कैसे रीड करेगा? आई थिंक नीरज जी, गिरेगा मेरे हिसाब से। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कॉन्ट्रेरियन हियर। मेरे हिसाब से अगर अगले 6 महीने पे आपको 15 से 16 हजार का निफ्टी दिखे, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द रेट इंक्रीजेस हैज नॉट बीन फेल्ट इन द रियल इकोनॉमी येट। ये जो ब्याज बढ़े हैं आपके, अभी तो आपने इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पैक्ट ही नहीं देखा, सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट। राहुल बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, मजा आ गया आपसे बात करके। अभी तक मैं जिससे बात करता हूँ, अरे 20% की क्रेडिट ग्रोथ है साहब, इतना हो ही नहीं सकता। और सुनिए, आप हो ही नहीं सकता। 8.5% पे लोग बॉन्ड के थ्रू पैसा रेस कर रहे हैं और कह रहे इतनी डिमांड है कि हमको। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आपने बॉन्ड की बात की, आज ये स्थिति इतनी बदल गई है एक साल में। अगर मेरे पास, let's say I'm a 55-year-old gentleman or a woman, I genuinely have alternate investable asset classes today. मैं 10-year GSEC में डाल दूंगा, मुझे 7.5% बिना कुछ किए मिल जाएगा। करेक्ट। FD रेट्स मेरे एज ग्रुप के लिए 7.25, 7.5 है। yes. सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.5 हो चुके हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए 8% कुछ बैंक दे चुके हैं। तो अगर मुझे इतनी विजिबिलिटी नहीं है कि मेरा निफ्टी मुझे 10% देगा, व्हाई शुड आई नॉट पार्क इट इन 8.5% इन सम बैंक्स दैट आई ट्रस्ट एंड लिव ऑफ दैट इनकम फॉर अ ईयर? ऐसा तो नहीं है कि मुझे आज के आज, I mean, which of us is paid to buy a stock every day? No, we are paid to analyze stocks every day. You don't have to necessarily buy at every price. Correct. Right. अभी आप इतना खूबसूरत सूट पहन रहे हैं, समझो ये सूट आज 10,000 की है, आपको बहुत पसंद आ गया, कल को आप जाएंगे वो 12,000 का हो गया, कहीं तो आप भी बोलेंगे ना, सूट भाई बहुत पसंद है, नहीं हो, बस हो गया। तो you don't have to keep buying. You have alternate investable asset classes. वो लेवल आ गया है, सिग्नल नहीं अभी मुझे लगता है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर द निफ्टी टू बी एट 15,000-16,000 एटलीस्ट वंस इन द नेक्स्ट 6 months. देखिए दीना जी, ये टाइमिंग वाइमिंग मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इतना मुझे समझ आता है कि HCL टेक पहली कंपनी है इंडिया में जिसने घंटी बजाई है। अब घंटी बजाना शुरू हुआ भी नहीं है, आपने सिर्फ बटन दबाया है लिफ्ट का। इट इज द स्टार्ट ऑफ थिंग्स टू कम। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
मैं HCL Tech की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दी ओनली कंपनी, राइट? आज भी इंडियन IT कंपनीज के ऑलमोस्ट 50-55-60% रेवेन्यूज यूएस और यूरोप से आते हैं, और उस 65% में ऑलमोस्ट 40-45% BFSI से आएंगे. टुडे डिपॉजिट ग्रोथ इज अ चैलेंज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. करेक्ट. यू हैव टू रेज डिपॉजिट रेट्स व्हिच मीन योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने IT कंपनीज को एक ऑर्डर दे दिया है, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगा, मैं डिफर तो कर सकता हूँ ना एक साल. अगर मैं JP Morgan, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली जो भी हूँ, इफ आई हैव गिवन यू एन ऑर्डर कि भाई जो मेरे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आ जाता है, या मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हूँ, नोकिया जो भी है, एप्पल वगैरह, मैं इसको डिफर कर सकता हूँ. तो क्या हो जाएगा, आपकी एक साल की रेवेन्यू का प्रोजेक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट आपके कम नहीं होंगे. हम IT को ही लेके चढ़ रहे हैं क्योंकि आपने मूनलाइटिंग का चर्चा देखा होगा. बिल्कुल. तो आपको वेज इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. अगर आप 7% हाइक दे रहे थे, आपको 10% देना पड़ेगा. तो आपकी टॉप लाइन कम हो रही है, आपके कॉस्ट ज्यादा जा रहे हैं, आपके मार्जिन प्रेशर आएगा. ये कुछ मार्केट तो ऐसे चल रहा है कि वो देव साहब का गाना था, मैं जिंदगी का ख्वाब निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता. ऐसा नहीं होता. चलिए कुंज को शामिल करते हैं. कुंज बंसल, क्या हम वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो हमको सूट करता है, हमको अच्छा लगता है? जैसे फेड की पॉलिसी का मुझे ध्यान है, जब पिछली बार उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज पढ़ी थी, तो उसमें पहली लाइन उन लोगों ने पढ़ ली कि बस अगली बार से हम 50 करेंगे, 50 बिप्स करेंगे. नीचे नहीं पढ़ा कि जो PC है उसके जो 3 कंपोनेंट है उसमें 2 बहुत खराब है, 1 ठीक है गाली. तो क्या हम मार्केट के जो हमारे एनिमल्स हैं, हम लोग बहुत इंटरनल बुलिश हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वही सुने जो हमको अच्छा लगता है? ऐसा भी हो रहा है क्या? जी नीरज जी, कई सारी बातें हैं. तो एक तो जब हम इंडियंस के पास में आए सबसे पहले, तो हम 2 चीजों पे हमेशा बुलिश रहते हैं, एक इक्विटी मार्केट और एक क्रिकेट. और इतनी मंदी की बातों में मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि आज इंडिया ने 2 सेंचुरीज मारी हैं. शुभम गिल और चेतेश्वर ने, तो एक अच्छी बात है. वो ये जब प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इतना मंदी में आने की जरूरत नहीं है. दूसरा, यही डिस्कशन अगर हम पिछले फ्राइडे को आपने किया होगा, मुझे याद नहीं है, अगले फ्राइडे को या जिस भी फ्राइडे को करें, और उस हफ्ते में बाजार अगर तेजी में बंद हुआ है, तो वो क्या डिस्कशन होते हैं. तो वो एक दूसरी बात है. और अब मैं तीसरी बात आपके ऊपर आता हूं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो एक आउटलुक है एज एन इंडिविजुअल या एज अ ग्रुप या एज अ जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस सोशल ग्रुप को, भले हम उसको कंट्री भी बोल लें, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके साथ में होते हुए हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, वो हम काम की बातें ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम हमारा आगे का व्यू बनाते हैं. आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब फेड का आया या उसके पहले जब अनाउंसमेंट आया तो सबने पढ़ लिया कि नहीं अभी ठीक है, रेट हाइक इतना नहीं होगा. अब उसके बाद जब एक्चुअल अनाउंसमेंट आया तो उन्होंने कहा कि अभी 2023 में भी होगा. तो ये सब बातें, इन सब में मतलब आज दुनिया में भी और इंडिया में भी इतने सारे फैक्टर्स हो गए हैं कि डे टू डे बेसिस पे एक व्यू लेना बहुत मुश्किल है. आज हम 18,200 निफ्टी पे बैठ के बात कर रहे हैं, या शायद सोचने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे कि बाजार क्यों गिर गया, क्या गिर सकता है या आगे क्या हो सकता है. 2 हफ्ते पहले जब 18,800-900 पे था, तब उसके बढ़ने का क्या कारण था? मैं अगर 2 हफ्ते पहले जाऊं तो मुझे उस टाइम भी कोई कारण नजर नहीं आ रहा था. जो कारण पिछले 15-20 दिन या 1 महीने में हुए हैं. अब आप देखिए कि मैक्रो नंबर्स पे एक इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, एक RBI और फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक के नंबर आए हैं, और ये सारे नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है. तो वो बाजार पे इम्पैक्ट नहीं कर सकने वाले रहे होंगे. बाजार पे इम्पैक्ट मुझे लगता है कि एक, और जो हमेशा से होता है शॉर्ट टर्म में, लिक्विडिटी का इम्पैक्ट होता है. अब इंडियन मार्केट की हम बात करें तो लिक्विडिटी में 2 बड़े प्लेयर्स हैं. एक डोमेस्टिक मनी इनफ्लो, जो कंटिन्यूअस इनफ्लो या इनफ्लो पॉजिटिव पे है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो रहा है. आज से 15 दिन पहले जब 18,800 निफ्टी आया था तो कुछ दिनों के लिए सडनली FII बाइंग में हो गए, बाजार बढ़ गया. इस हफ्ते सडनली सेलिंग में आ गए तो बाजार घट गया. तो मुझे लगता है ये एक ऑनगोइंग बेसिस पे है. शॉर्ट टर्म में मार्केट पे हमेशा व्यू लेना मुश्किल होता है. और फिर भी एक मैं नेट समरी में और डिस्कशन करेंगे तो मैं बाजार पे इतना मंदी में नहीं हूं. मुझे नहीं लगता कि एक हिंदुस्तान के बाजार की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होगी. इन एनी केस पिछले 14 महीने में फ्लैट रिटर्न है. और क्या आप जान निकालोगे क्या 6% इकोनॉमी ग्रो हो रही है उससे? अच्छा, इसमें कुछ अनमोल को भी शामिल कर लेते हैं. एक होता है प्राइस एक्शन, एक होता है व्यूज आर बैक्ड बाय डेटा, है ना. हम लोग कोई डेटा पढ़ रहे तो हमारा व्यू बन रहा है वैसा, और एक तरफ प्राइस एक्शन है. कई बार मार्केट में बड़ा सरप्राइज होता है कि यार ये डेटा तो बड़ा खराब आया है, लेकिन मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है, तो उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है. कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट गिर क्यों गया, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है. तो प्राइस एक्शन और व्यू के बीच में एक ट्रेंड पकड़ना,
और मार्केट को टाइम करना। हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं हमेशा इस कैंप में रहता हूं कि यू कैन टाइम द मार्केट। अगर आप मार्केट टाइम नहीं कर रहे तो फिर कर क्या रहे हैं आप? फिर तो आप आज ले लीजिए, 20 साल बाद देखिएगा अपना। तो वी आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। अनमोल, आप तो रिसर्च हेड है, आपका सरदर्द बढ़ गया होगा, रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, मार्केट भी टाइम करना है और फेड भी कुछ कह रहा है, इधर भी कुछ चल रहा है। अभी 3 लोगों ने कहा, आपने राहुल और कुंज की भी सुनी, आपका क्या कहना है? नमस्कार नीरज जी। मैं 2-3 बातें मेन जो है, जो हमें लग रहा है, जो हमारे व्यूज हैं। हाँ। पहला तो ये कि इंटरेस्ट रेट्स जो है अमेरिकी बाजार में उनके वजह मतलब अलग होते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन की वजह से वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। उनके लिए 2% इन्फ्लेशन रेट वाज द नॉर्म एंड नाउ इट इज एट 7, 8, 9%। तो इसलिए वो हो सकता है आपको 6.5% तक ले जाए अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके। 6.5? इंडिया में अनमोल 6.5 बोल रहे हैं आप? अनुराग तो 5.25 तक ही गए थे। इट कैन गो बिकॉज उनके लिए अगर वो इसे 2% तक लाने की अगर सोच के चले तो ये वहां तक भी जा सकता है। इंडियन मार्केट के अनुसार अगर देखिए तो यहाँ हमारे लिए 5-6% इन्फ्लेशन रेट इज नॉट अ बिग थिंग। हम यही देखते आ रहे हैं, शायद जब से कोई बच्चा पैदा हुआ है तब से वो यही देखता आ रहा है कि 5-7% चलता ही रहता है। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट को जो है उतना ज्यादा नहीं मानेंगे कि ये बहुत ज्यादा है, और ये लगभग कंट्रोल में है। प्लस फूड इन्फ्लेशन वगैरह वाली चीजें जो है, तो तेल के दाम अगर 100 से नीचे अगर आरबीआई लेकर चल रहा है तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट भी काफी हद तक कंट्रोल में ही है। तो यहाँ पर अभी ये देखने वाली बात है कि लास्ट 1 साल में मार्केट जो है वो पूरा फ्लैट रहा है, और मोस्टली ये जो रैली जो देखी हमने पीएसयू बैंक्स में और बैंकिंग सेक्टर में, ये एक तरह से सेक्टर चर्निंग हुआ है, और बहुत सारे मिड कैप्स और दूसरे सेक्टर्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, केमिकल्स, आईटी, ये सारे पिटे हैं। तो अब अगर अगले कुछ टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं, 3 से 6 महीने का अगर हम व्यू बनाकर चल रहे हैं, तो इस दौरान हमें नहीं लगता है कि हाँ आईटी, केमिकल्स, इनको बहुत ज्यादा कुछ आने वाला है। रही बात बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में बाद में आऊंगा मैं। अभी तो पहले मार्केट में खतरे की घंटी आपको सुनाई दी कि नहीं? नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं मानता खतरे की घंटी, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स वगैरह से अच्छा खासा मार्केट में पैसा आ रहा है। हाँ। और पीपल जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपीज में, और एसआईपीज के थ्रू अराउंड 9,000 करोड़ रुपए लगभग इक्विटी मार्केट में हर महीने आ रहा है। 14 नहीं अनमोल, ये तो बहुत दिनों से आ रहा है। मैं देखिए, हम लोग ये हर हफ्ते बैठ के इस चर्चा का मकसद ये है कि जो जिस ट्रेजेक्टरी के आप लोग हैं उसको आप पकड़ बैठे। कुछ मुझे ये बताइए कि बीते हफ्ते में 2 दिनों में मार्केट ने इतना नेगेटिव रुख क्यों अपनाया? उसको ऐसी क्या नई बात पता चल गई जो उसको पहले से नहीं मालूम है? तो मुझसे पूछा आपने नीरज जी? जी कुंज, आपसे जी। तो अभी क्या है कि हम बाजार की इस स्थिति में है कि बाजार में कोई ट्रिगर नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रिगर जो मार्केट के लिए आएगा वो दिसंबर क्वार्टर नंबर आएंगे, जो 8-9 जनवरी के आसपास शुरू होंगे। और कोई ऐसा नंबर आने वाला नहीं है। दिसंबर वापस खत्म होगा तो 1 या 2 तारीख को ऑटोमोबाइल सेल्स नंबर्स आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स, जैसा मैंने पहले भी कहा, आ रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते में हमने सीपीआई, डब्ल्यूपीआई इंडिया का देखा, यूएस का देखा, यूएस फेड और इंडियन आरबीआई का रेट हाइक का एक्शन देखा, जो एक्सपेक्टेड लाइंस में था। तो जो मार्केट को अफेक्ट किया है, मैं बहुत छोटे में अपनी बात करूं तो एफआईआई का जो फ्लो सडनली 1 दिसंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर, 2 दिसंबर के आसपास पॉजिटिव टर्न होके निफ्टी को लाइफ हाई 18,800-900 पे ले गया था, और उसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये बात हम ध्यान में रखें, जाके याद करें अच्छे से, और अभी भी नहीं है। वही एफआईआई अब सडनली नेगेटिव टर्न हो गए हैं। पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कंटिन्यूअस सेल पे रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनफ्लो जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। खाली ये कि जब एफआईआई बहुत तेजी से खरीदते हैं तो वो उनको माल पकड़ा देते हैं, तो इनफ्लो कम हो जाता है, और जब वो बेचते हैं तो खरीदने लगते हैं, जो एक बहुत ही सेंसिबल स्ट्रेटेजी है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, मुझे लगता है। तो जब वो बेचते हैं तो उनका इनफ्लो बढ़ जाता है, बट नेट इनफ्लो ही रहते हैं। तो वो एक स्केल पॉजिटिव है। ये एफआईआई का स्केल जो है नेगेटिव हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी हमेशा बाजार को ड्राइव करेगी। एफआईआई ने 5,500 करोड़ बेचा है दिसंबर के महीने में अब तक, तो ये एक फिगर है, और 9,000 करोड़ डीआई ने खरीदा है। तो डीआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एक और इस चर्चा का एक और हिस्सा बनना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा और स्पेसिफिक्स में जाएंगे। अनुराग जी, आप ही क्या सबसे बड़े फंड मैनेजर्स हैं, और उनके बीच में एक सर्वे किया गया,
उस सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स है, उस पर आप लोगों की व्यू जानना चाहता हूँ। वो सर्वे में ये कहा गया कि 2023 में जब हम लोग इतना मान के चल रहे हैं कि आप अब अनमोल तो कह रहे 6.5% तक जा सकता है, आप कह रहे 5.25 तक, मतलब जो भी जाएगा लेकिन नेगेटिव होगा वो, कि वो कह रहे 2023 में दुनिया भर के बाजारों में इक्विटी मार्केट में सेकेंड हाफ में रिकवरी आनी तय है, और उनका मानना है कि 10% का एवरेज रिटर्न भी आ सकता है। तीसरी बात वो ये मान रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, कुछ एक पॉकेट्स रिटेल के जहां पे आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और ये कहने वालों की संख्या 71% है। अब आपके यहां से कॉन्ट्रडिक्शन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? तो नीरज जी, एक तो ये जो एक्टिव फंड्स है ना डेवलप्ड मार्केट्स में, ईटीएफ्स का बहुत बड़ा रोल है, विच आर पैसिव लार्जली, राइट? क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ पर भी वो फेज आ चुका है जब फंड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब एक बार म्यूचुअल फंड्स, और इंडिया में बड़ा जल्दी ये समय आएगा। मैं सुन रहा था, आई थिंक अनमोल ने कहा कि देखिए म्यूचुअल फंड तो बहुत बुलिश है। म्यूचुअल फंड्स तो बुलिश होते ही हैं हमेशा, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट करना ही है उनको, तो दे कैन नेवर बी बेरिश, राइट? बट वो एक समय आता है जब साइज इतना बड़ा हो जाता है कि आपका रिटर्न उतना ही आता है जितना इंडेक्स देगा, बिकॉज अल्टीमेटली वही कंपनीज हैं जहां पर आप बड़ा पैसा लगा सकते हैं, माइनस फीस लगती है, तो अल्टीमेटली फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ईटीएफ्स फिर कैप्चर में करने लगते हैं ज्यादा मार्केट, बिकॉज उनकी फीस है नहीं और वो इंडेक्स को मिमिक करते हैं। ब्रॉड पॉइंट। तो फंड मैनेजर्स कह रहे हैं, नीरज जी, मैं तो हमेशा मानता हूं कि इन्वेस्टिंग जो है थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बिजनेस है। राहुल ने भी कुछ बातें उसमें कही। इन्वेस्टिंग कॉन्ट्रेरियन बिजनेस है। ये चॉइस ऑफ द हर्ड को में कुछ टाइम पैसा बच सकता है, लेकिन चॉइस ऑफ द हर्ड मोस्टली राइट नहीं होती है इन्वेस्टिंग में। देयर आर फ्यू लॉन्ग टर्म स्टोरीज, बट अदरवाइज वो राइट नहीं होती है, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स बुलिश होंगे, लेकिन आई मीन आई विश वो इतना प्रेडिक्टिव पावर अगर उनमें होती तो हमें पहले ही बता देते 2022 में क्या होने वाला है। हम पहले ही साइड में बैठ जाते। अनुराग, चॉइस ऑफ हर्ड या इसको कंसेंसस कहें, है ना? सही है ना? कंसेंसस कह ले, जो मर्जी कह ले। नहीं, कंसेंसस ट्रेड में भारत में बैंकों में कितना पैसा लोगों ने बनाया, अभी बना रहे कंसेंसस। हर फंड के पास फुल है एकदम, बैंकिंग और फाइनेंशियल ये गले तक भर रखा सबने, और पैसे बना रहे। मैं सबसे पूछता हूँ, कहते हैं हाँ चलेगा, और चल भी रहा है, एक्चुअली चल रहा है। चल रहा है, लेकिन हम अगर एचडीएफसी बैंक को वेल्स फार्गो से ऊपर वैल्यू करने लगते हैं तो सिर्फ थोड़ा सवाल तो बनता है ना, मतलब तो कहीं पे हमें ये पूछने पड़ेंगे किसी को सवाल। ये सवाल इंडियन म्यूचुअल फंड से जरूर नहीं आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो आई थिंक इसको मैं थोड़ा नजरिया, ये बुलिश, इसको मैं उस तरह से नहीं देखता हूँ। देखिए, ये उनका ऑप्टिमिज्म है कि बाय नेचर दे आर ऑप्टिमिस्टिक, बाय डिजाइन। हाँ, सेकेंडली दे कांट स्केयर द पीपल अवे। अभी बड़ा मुश्किल से एसआईपी कल्चर बना है, स्टिल बेटर देन कल्चर जो 2002 से 2008 में हमने कल्चर बनाई, वो बड़ी खराब कल्चर थी। तो उसमें लमसम में पैसा ले लेते थे। अभी ये एटलीस्ट स्टिल बेटर है, इसमें एटलीस्ट उतना नुकसान नहीं होगा रिटेल का। दिस इज अ वाइजर फिलॉसफी, पर उसका वही है ट्रेंड कि अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स टू मिमिक द इंडेक्स। राहुल, आपको क्या लगता है कि ऑप्टिमिज्म का जो सर्वे है लोगों का? नहीं, देखिए नीरज जी, माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इफ समथिंग हैज हैपेंड वी अज्यूम दैट इट विल कीप हैपनिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं। जी जरूर, मजा आएगा इसमें जी। आप जो पहले कह रहे थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि जब आप नंबर्स को कोरिलेट करते हैं, अपने मार्केट के डेटा को देखिए, इकोनॉमी के नंबर को देखिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड में डिमांड नहीं है, ये फैक्ट है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। कंपनीज की जो ग्रोथ है वो अब दिख रही कि वहां पे वार्निंग साइंस आ रहे हैं, जो एचसीएल टेक ने काफी क्रेडिट स्विस ने पूरी झड़ी लगा दी, सबके डाउन कर दिए। लेकिन मार्केट इसको किसी दूसरे नजरिए से रीड करने लगता। क्या भारत का बाजार इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक तरफ तो आपको अचानक दिखेगी इतनी मर्सिडीज बिक रही हैं, दूसरी तरफ दिखेगा ना यार बाइक तो बिकी नहीं रही है? तो क्या कहीं ये लोगों को समझने में, या जिसको जो अच्छा लग रहा है वैसे ही समझ लेता है मार्केट को? नीरज जी, आई थिंक टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन ये इतना इस पे पूरे दिन की पूरे दिन की चर्चा हो सकती है। तो देखिए, जस्ट बिकॉज एसआईपी फ्लोज है, देखिए मेरे क्लाइंट्स इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, मैं आपको फर्स्ट हैंड कह सकता हूं कि जो पिछले 3 महीने में जो चर्चा हुई है जियो 18 से, इट इज नॉट अबाउट व्हाट टू बाय, इट इज अबाउट व्हाट टू सेल। ये बताइए ना, ये तो इंटरेस्टिंग है। नो फंड मैनेजर इज आस्किंग अस टुडे, एंड इफ दे आर आस्किंग मी, आई एम श्योर दे आर आस्किंग माय लार्जर peers like Kotak, Morgan Stanley the same questions. They are not asking what to buy, what can you buy?
आप मुझे ये बताइए, केमिकल कंपनीज एफएमसीजी के वैल्यूएशंस पे हैं, होटल कंपनीज 30 टाइम ईवी एबिटा 1 ईयर फॉरवर्ड पे हैं, ठीक है। अभी अनुराग जी ने आपको उदाहरण दिया HDFC वर्सेस वेल्स फार्गो, आप 1 ईयर फॉरवर्ड पे क्या खरीदेंगे, आप ये बता दीजिए मुझे। आई एम हैप्पी टू चेंज माई व्यू, I have no problem. I am a bull, as the late Rakesh Jhunjhunwala said. You buy India as a stock. ये निफ्टी 30,000 कभी ना कभी होगा। लेकिन जैसे अनुराग जी ने भी कहा था अभी, it sounds very good to say I'm a long-term fund manager, but you are also measured on a quarterly performance, and 30% of your CTC today is locked into your own funds. Correct. I'm not sure how many of your viewers know that, but as per the latest changes made to the mutual fund industry, अगर आप एक फंड मैनेज कर रहे हैं तो आपकी 30% CTC लॉक्ड है आप ही के फंड्स में। आप समझ रहे हैं? अब आता है ये वैल्यूएशन क्यों, आप बार बार ये पूछ रहे हैं वैल्यूएशन क्यों। मैं आपको एक स्टॉक का उदाहरण देता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जब ये लिस्ट हुई थी 3,500 पे, ये 1,500 पे गई थी, 1,500 से सीधा 30,000 पे गई थी। You're with me? Yes, yes. 1,500 से सीधा 30,000 पे गई थी। क्यों गया था? क्योंकि एक फंड के पास 10% है, क्योंकि उसके पास पैसे आते गए, वो ये खरीदता गया। एज अ सेल साइड एनालिस्ट व्हाट कैन आई डू? आई हैव टू कीप एक्सपेंडिंग माई मल्टीपल्स। उस पर तो आप स्टॉक नहीं खरीद सकते। यू आर बाइंग इट ऑन अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज, राइट। आप मुझे बता दीजिए अगले साल अर्निंग्स 20% की ग्रो कर जाएगी, मैं अग्री कर जाऊंगा कि निफ्टी 25,000 हो जाएगा। अब मैं see, I am not contrarian for the sake of being contrarian. You see, I spoke to Anuj Singhal on this very channel a month back when the Nifty was in bullish. I told him the same things. In fact, I am not repeating anything that I haven't told your channel a month back. अगर आप जैसे आप कंजम्पशन की आप मूड ऑफ द इकोनॉमी की बात कर रहे थे, I started my career as a consumer analyst. आप पिछले 10 साल, आई एम नॉट सेइंग 1 साल 2 साल 3 साल, आप 10 साल का व्यू ले लीजिए हिंदुस्तान लीवर का, ठीक है, 2012 से 2022। आपको पता है लीवर का टॉप लाइन क्या कंपाउंड किया? लोगों को लगे, क्योंकि स्टॉक 10 गुना हो चुका है, 300 का स्टॉक 3,000 हो चुका है। लीवर का टॉप लाइन पिछले 10 साल में 8.5% CAGR पे ग्रो किया है। उसके प्रॉफिट 16-17% कंपाउंड हुए, क्योंकि उसका मार्जिन 15 से 25 हुआ है। You have a top line problem in India. People don't accept it. So, Rahul, you see, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। आप क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे थे। The best thing that COVID did to the corporate India sector was deleverage the balance sheet. Cash flows are at all-time highs. Debt equities are at all-time lows. Utilization levels as per RBI data 75%. अब अल्ट्राटेक ने $20 मिलियन टन की कैपेसिटी अनाउंस कर दी। SRF ने 10,000 करोड़ का। ये रोज थोड़ी ना आके कैपेक्स अनाउंस करने वाले। अब इसने अनाउंस कर दिया, 3-4 साल बाद आके करेगा। तो द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स दैट हैड टू बोरो हैव बाय एंड लार्ज ऑलरेडी बोरोड। अब आप कंज्यूमर पे आते हैं, आप 1-1.5 साल से घर पे बैठे थे, उतनी सेविंग्स थी, खत्म हो गई ना, खत्म हो गई। अगर आपने मार्केट में भी पैसा बनाया, आपने बोल दिया ना मर्सिडीज खरीद ली, घर खरीद लिया, हो गया ना। आप इसका रिप्लेसमेंट साइकिल 8-10 साल से होता है। ये नहीं है कि आप रोज ये कर रहे हो गया ना। तो ये क्रेडिट ग्रोथ कहां से आने वाला है? अगर corporate India has already announced most of its capex and is not going to come back to the market for the next, at least for the next 2-3 years, and the best of consumption is behind us, how are you going to grow credit at 20%? Again, I'm telling you, Neeraj ji, I'm happy to be proven wrong. I'm in the business. I get my brokerage from a rising market. I have no reason. But एक ये होता है, आपके viewers से honest होना चाहिए कि there is a voice of reason also. You don't have to always be the voice of the street. जैसे अभी कुंज जी ने फॉर एग्जाम्पल बताया आपको कि आज 2 सेंचुरियां लगी हैं। व्हाट इज द मेरिट इन स्कोरिंग इट अगेंस्ट बांग्लादेश? यू गॉट किक्ड आउट ऑफ द 2020 वर्ल्ड कप। जहां आपको परफॉर्म करना था वहां तो आप कर नहीं पाते। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जस्ट कॉन्स्टेंटली बीइंग अ बुल फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ बुल? नहीं, हम लोग इटर्नल बुल हैं। नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके व्यूअर्स आज देखिए नीरज जी, कोई मार्केट नहीं खरीदता, आप स्टॉक्स खरीदते हो, विच इज व्हाई आई एम ड्रिलिंग इट डाउन टू सेक्टोरल वैल्यूएशंस। कोई निफ्टी नहीं खरीद रहा आपके व्यूअर्स से, आप पोल ले लीजिए, वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, स्टॉक ही लेते हैं, ठीक है। आई एम माई पर्सनल वन ऑफ माई बिगेस्ट पर्सनल होल्डिंग्स, आई डोंट जनरली टॉक अबाउट इट, बट इज हिंदुस्तान लीवर, राइट। वुड आई बाय हिंदुस्तान लीवर एट टुडेज वैल्यूएशंस? आई एम नॉट श्योर। At 45 times. तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आज की रेट में which stock, forget the market whether it's at 80, because stocks will be, क्यों खरीदेंगे? Stocks will be expensive at even 7,000 Nifty, Neeraj ji, and stocks will be cheap at even 18,000 Nifty. You have to find those stocks. The actual headline, that's a different issue. That headline number does not matter whether it's 18 or not. कुंज की बात चलते, कुंज ये बात जो राहुल कह रहे हैं कि
कैपेक्स अनाउंस हो गया, अब रोज जो थोड़ी कैपेक्स होगा, या आपने एक बार कार खरीदी तो रोज जो थोड़ी कार खरीदेंगे। तो ये जो 20% की क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, सारे बैंकर्स एकदम बुलिश हैं, ट्रिपल बैलेंस शीट बिल्कुल हमारी क्लीन है। आप बताइए कि ये बुलिशनेस का क्या एक सिर्फ ये कारण हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के पास 13,000 करोड़ की SIP आ रही है हर महीने, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, और PF का पैसा आ रहा है, तो वो एक जो 4-5 लाख करोड़ का एक कॉर्पस आ रहा है, इसलिए हमको बुलिश होना चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, एंड दिस विल प्रॉब्ली पुट अ फ्यू थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। जो आपकी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, उस वक्त आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 4.5-5 लाख करोड़ था। आज वो सिर्फ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का साइज है। मैं SBI, ICICI, HDFC वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, राइट? लेकिन आप 2019 से आज तक का AUM निकाल लीजिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग, सो आई कैन टेल यू इट हैज बीन बिटवीन 35 लाख करोड़ to 40 lakh crores. It has not fallen below 35, it has not grown above 40. This is why your market is not breaking down or breaking out. वो एक steady, the water has found its level. तो आपका इस साल भी FIIs have sold $35 billion cash. DIIs have put in $35 billion, therefore your market is flat. FIIs have been by and large, of course, if they put in money, it is very good for us. Let our market rise, let everyone make money. But this is the first time at a headline to headline level from last Diwali to this Diwali where FIIs were rendered ineffective in the Indian capital market for the first time. अगर आपका DII support नहीं था, आप और मैं आज 5-6 हजार निफ्टी पे बात कर रहे होते with this kind of FII selling. So what I'm trying to say is that it is not to be assumed that just because it has happened, it will keep happening. हाँ, it will keep happening or not. कुछ बताइए आप, क्या ये लगातार चलता रहेगा? अगर FII का पैसा नहीं आ रहा तो DIIs कितने दिन तक इसको सस्टेन करेंगे? जी देखिए, क्या होता है कि एक इकोनॉमी है, ग्लोबल हो गई, या हम फिलहाल हमारा डिस्कशन इंडिया पे रखते हैं, जो ग्रो हो रही है नहीं हो रही है, कितने पे हो रही है, लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अब सिंस हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो खराब से खराब प्रेडिक्शन भी माने तो 6% के आसपास GDP ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन, आप 5 कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि थोड़ा और आने वाले टाइम में कई सारे इम्पैक्ट आ जाएंगे, हालांकि जो बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडियन इकोनॉमी के लिए हो गया है कि ब्रेंट जो $100 के आसपास चला गया था 95-96, वो अब 80 पे आ गया है। तो आप बाजार की इरेशनैलिटी शॉर्ट टर्म में देखिए कि इधर ऑयल गिर रहा है और इधर बाजार गिर रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। इंडिया तो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो पहली बात तो ये कि इंडियन इकोनॉमी आपकी 5-5.5-6% से कंजर्वेटिव ग्रो होगी। जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो होती है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपको रिटर्न नहीं दे। अलग अलग एसेट क्लासेस में अलग अलग रह सकता है। हम इक्विटी की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इक्विटी को मैं बोलूंगा कि एक कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर 6% आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो उसको आप 1.5x यानी कि 9% एनुअलाइज रिटर्न तो आराम से आप मान के चलिए। अब ये 9% आप पर्सपेक्टिव में डालिए कि अभी बढ़ के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के 7.5 पे हैं। मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने में जब इन्फ्लेशन सेटल हो जाएगा, RBI का व्यू सेटल हो जाएगा, शायद ग्लोबल सेटलमेंट भी आ जाएगा, तो वापस 7 नहीं तो 6.25 के आसपास, या 6.5 नहीं भी आई तो उस 7% के सामने आपको 9% इक्विटी मार्केट से रिटर्न मिलेगा। तो ये एक मोटा मोटी कैलकुलेशन होता है जो कहीं नहीं जाता है। शॉर्ट टर्म में उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के वेरिएशन क्यों आते हैं, अब हम दूसरे उस पर आते हैं। शॉर्ट टर्म के वेरिएशन ऑब्वियसली एक तो लिक्विडिटी इनफ्लो की वजह से आते हैं। करेक्ट। आपके पास बहुत बढ़िया आपने शोरूम खोला या आपने रेस्टोरेंट खोला, और अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से उसमें कस्टमर नहीं आ रहे, कोई खरीदने नहीं आ रहा है, तो धंधा नहीं होगा। तो ऐसी आपकी इकोनॉमी है, आपकी बहुत कंपनीज अच्छा कर रही हैं, आपके शेयर लिस्ट हो गए, पर अगर उनमें कोई बायर नहीं आ रहा है तो उनके भाव ऊपर नहीं जाएंगे, उनका वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा। वो एक शॉर्ट टर्म, इनफैक्ट कई बार मीडियम टर्म फेनोमेना भी रह सकता है, जैसे हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा कि करीब 7-8 साल की मंदी के बाद अब चलना शुरू हुए हैं, क्योंकि नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखा और बाजार ने 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का नंबर नहीं देखा, उन्होंने सस्टेनेबली देखा कि हाँ ठीक है, वाकई में इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या। तो वो एक फैक्टर आता है, और मैं और बातें कर सकता हूं पर मेरा जवाब शायद लंबा होता जा रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल इंप्रूवमेंट इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कॉर्पोरेट्स का, और फिर बायर्स का आना, ये बाजार को डिसाइड करेगा। ये एक बिल्कुल सही पॉइंट पे आप लेके आए, और ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बहस चल रही है, और ऐसी बहस मैं चाहता भी था।
ब्रेक में लेना मुझे, ब्रेक से जाते हैं तब मैं सिर्फ आपको सामने एक फिगर छोड़ के जाता हूँ। जब अभी लास्ट टाइम जीडीपी आया था तो उसमें हमारा जो सेविंग रेट था 26% आया था, जो कि 19 H1 के लोएस्ट लेवल पे था। शायद इसका मतलब यह है कि लोगों ने, जैसा भी राहुल भी कह रहे थे, कि लोग अपने सेविंग्स भी खर्च किए लोगों ने। ये कंसर्न होना चाहिए। जीडीपी का वो नंबर बड़ा वरीसम था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम लोग लौटेंगे अब थोड़ा स्पेसिफिक में कि ये जो छोटे छोटे बैंक हैं सरकार वाले, यूको बैंक, आईओबी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा इसमें क्या बदल गया कि ये 100% तक चले हैं? मुझे नहीं मालूम है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। कोई खबर है, कोई बदलाव हो गया, क्या हुआ इसमें? छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। क्या बाजार में रेड सिग्नल है? ये क्वेश्चन मार्क है, इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अभी इस पे आपने बहुत सारी चर्चा सुनी, और राहुल की, कुंज की, अनुराग की और अनमोल की। अब अनमोल के पास चलते हैं। अनमोल से स्पेसिफिक एक सवाल है कि जो ये स्मॉल पीएसयू बैंक्स थी, फिर उसमें थोड़े आप प्राइवेट पीएसयू बैंक्स को भी जोड़ लें, तो उन्होंने बहुत ही तूफानी रिटर्न दिया, मतलब गजब, हवा में उड़ रहे थे। पंजाब एंड सिंध बैंक 128% का रिटर्न 30 दिन के अंदर, बुक वैल्यू 1.9 पे पहुंच गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देखिए 30 दिन में 44% ऊपर गया है, 1.6 की बुक वैल्यू। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। इंडियन बैंक, यूको बैंक, आईओबी, फिर प्राइवेट में साउथ इंडियन बैंक 2 महीने में डबल 100%। अनमोल, क्या बदला है इसमें? कोई खबर है या क्यों इतना तेज रफ्तार से है? जी देखिए, जैसा कि बड़े वाले जो सरकारी पीएसयू बैंक थे, एसबीआई जैसा बड़ा बैंक, वो 1.67 टाइम्स चला गया है बुक वैल्यू में, और सेम चीज हुआ है प्राइवेट बैंक्स में भी। बट इनकी अभी जो बातें आ रही हैं मार्केट में, और अलग अलग एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये बड़े बैंक्स का अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की वजह से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में आने वाले 3 से 6 महीनों में एक्चुअल वो रिफ्लेक्शन आएगा इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का। तो वहां पर इनके निम्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और जो कि पड़ेगा कुछ हद तक। दूसरी तरफ अगर ये जो सरकारी बैंक्स हैं छोटे साइज के, इनका जो अगर आप देखेंगे बिजनेस, तो इनका निम्स वगैरह ऑलरेडी बहुत ही कम था पहले, और इनके मेन जो स्टॉक्स में जो ये नया रैली आया है, ये दो वजह से मेन आया है। एक तो कि इनकी प्राइस टू बुक वैल्यूएशन जो चल रही थी मार्केट में, वो बहुत ही ज्यादा सस्ती थे। ये ज्यादातर आपको जो छोटे वाले सरकारी बैंक्स हैं, ये अपने वैल्यू से आधे दामों पर या उससे भी नीचे चल रहे थे, और लास्ट 1 साल के अंदर इन्होंने ही एक्चुअल रैली लाया है मार्केट में, जो सपोर्ट दिया है। और अभी आने वाले टाइम में इनका भी जब कॉस्ट ऑफ फंड्स वगैरह बढ़ेगा, बट स्टिल इनकी रैली में एक दूसरा पार्ट है, वो है इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का। और ये वाला जो चीज है, ये अभी थोड़े दिनों और चलने की उम्मीद है, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट्स पास ऑन होंगे मार्केट में, और थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ हाई होने की वजह से इनके एसेट क्वालिटी पे वापस से वो क्वेश्चन मार्क बनने की जो संभावनाएं आएंगी, तो तब तक के लिए इनमें ये रैली कंटिन्यू रखने का हमें उम्मीद है। से आप कह सकते हैं 6 महीने 8 महीने और यहाँ से चल सकता है, और बट धीरे धीरे इसके आगे जैसे जैसे इनके एसेट क्वालिटी पर 6 महीने के बाद क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट होगा, वहां से फिर ये रैली खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो जिस मतलब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक 128% का रिटर्न दे के 10% के ग्रॉस एनपीए पे बैठा है 2 की बुक वैल्यू पर, स्टिल वो चलेगा अभी 6 महीने और। कुंज, आप खरीदेंगे क्या छोटे वाले बैंक की? नहीं। कुंज बंसल जी? जी हाँ, तो अब इसको सारे डिस्कशन को हम बाजार से भी लिंक कर लें कि जब बाजार में पैसा आता जाता है, ठीक है, एफआईआई का नेगेटिव आ रहा है, बट हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि नेट स्पेशली डोमेस्टिक्स को ले लें, तो हम बाजार में नेट पैसा आ रहा है, तो वो नया पैसा एक थोड़े टाइम बाद उन सेक्टर्स और स्टॉक्स को ढूंढता है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, परफॉर्म नहीं किया है, और अलॉन्ग विद दैट अगर उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक सिनेरियो है जो छोटा सा बना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, स्पेशली छोटे वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, कि ऑन एन एवरेज बेसिस उनका परफॉर्मेंस पिछले 2-3 क्वार्टर में काफी इंप्रूव हुआ है। तो एनपीए आपको अभी भी ग्रॉस लेवल पे हाई दिख सकते हैं, बट नेट लेवल पे काफी इंप्रूवमेंट पिछले 3 क्वार्टर में हुआ है। अलग अलग बैंक की अलग अलग इंप्रूवमेंट हुई है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि
छोटे वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी रियलाइज किया कि खाली कॉर्पोरेट सेक्टर लैंडिंग कर करके वो इतना पैसा, इतना मार्जिन नहीं कमा सकते थे। सारी इंडस्ट्री ने, स्पेशली उनके प्राइवेट सेक्टर के पीयर्स ने रिटेल लैंडिंग करके बहुत पैसा कमा लिया। तो ये लोग भी रिटेल बिजनेस में घुसे हैं और उससे उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है। तीसरा फैक्टर, हम पिछले 8-9 महीने, 10 वाले महीने जो में सरकारी बैंक हैं, ये तो पहले से ही जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ आप देखिए फर्टिलाइजर भी खूब चल गए, बीच में खबरें आती हैं कि इनकी और सब्सिडी बढ़ जाएगी, इस साल डबल ऑलरेडी हो चुकी और मिलेगी। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ये ऑलरेडी पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं और पिछले 1 महीने में अचानक से कौन से इन्वेस्टर थे जिनको पता लगा कि अरे ये तो एकदम कौड़ी के दाम पड़ा हुआ है, इसको लेना चाहिए, ऐसा हुआ है क्या? सेंटिमेंट चेंज हुआ है। अगर आपकी बात में बहुत छोटे में बोलूं तो 1 महीने में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ में मार्केट का, इन्वेस्टर का, नए पैसे आने का सेंटिमेंट क्लियरली चेंज हो गया है कि भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, वैल्यूएशन बहुत कम है। तो और बाकी जगह जैसा अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे और कुछ पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो फिर मैं तो नया पैसा हूं, मैं तो बाजार में आ रहा हूं, तो मैं कहां जाऊं, मैं अपने आप को कहां पे इन्वेस्ट करूं, मैं कहां खरीदूं, तो वहां पे ये चीज आ गई। ये पॉइंट है। एक वाली स्क्रीन पे फिर से ग्राफिक दिखाइए फर्टिलाइजर वाली, आप देखिए 26 के 28 के मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहे हैं और बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट जैसा शेयर 109% चल चुका है 1 महीने में। अच्छा लग रहा है आपको? चलना अच्छा लग रहा है, वो ले ना ले, है ना? नहीं, देखिए मैं कुंज की बात से बहुत सहमत हूँ। एक सेक्टर रोटेशन होता है। आप ये देखिए, इसमें से जिन बैंक्स का आपने जिक्र किया उनकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग क्या है। आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज विल बी प्लेड बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल, सो which essentially means these are trades. I don't think these are long term investment कि आपने लेके पोर्टफोलियो में, जैसे आपने HDFC, ICICI वगैरह ले लिया, SBI या बॉब ले लिया। I don't think these are portfolio holds. तो आई एग्री विद कुंज के एक अगर आप नए आ रहे हैं मार्केट में, अगर आपको ट्रेड ही लेना है, वैल्यू कहाँ है, याद होगा आपको जब पहली बार चाइना खुला था कोविड के बाद, जो मेटल्स में जो तेजी आई थी बहुत वेरी सिमिलर था, 50-100%, कुछ स्टॉक्स तो आपको 80% एक हफ्ते में दे रहे थे। तो ये एक तरफ से अगर बॉलीवुड का जिक्र करें तो दिस इज एक सीजन आता है कि विकी कौशल का सीजन है, आयुष्मान खुराना का सीजन है, तो ये फिलहाल चल रहा है, छोटे PSU बैंक्स का सीजन चल रहा है। तो आई थिंक लेकिन इसमें सावधान रहना चाहिए बहुत। अगर आप फंसने के चांसेस बहुत, जैसे आपने कहा कि पब्लिक की सेवा में, आई थिंक इफ यू हैव टू बी इन PSU बैंक्स, आप SBI, मेरी लिस्ट इतनी छोटी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपको तीसरा देखना है तो कैनरा बैंक देख लीजिए, बस उससे ज्यादा दिक्कत में मत जाइए, क्योंकि अगर एज एन इन्वेस्टर अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक्स हैं तो आपको उस 25 में से कम 8-10 बैंक होने चाहिए, 2-3 PSU बहुत है उसमें, और उसमें SBI, बॉब और कैन से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। राहुल, मजेदार बात ये होती है मार्केट के बारे में, हम लोग देखते हैं अरे ICICI बैंक तो अभी वहीं पे खड़ा हुआ है 1-2% ऊपर नीचे में, उसी समय ये वाले जब दिखते हैं ना रोज, कितना 30% PSU बैंक इंडेक्स चला दिया, तो हमारी हेडलाइन बनती है वो उसी हफ्ते के लिए, जैसे नहीं, ये अरे सरप्राइजिंगली ये पिछले 2-3 हफ्ते से चल रहा है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तमाम स्टॉक्स हैं, अभी कुंज से हमने बात कराई, राहुल से बात कराई कि मनी सेक्टर रोटेशन, पैसा रोटेशन है तो लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन इसमें रेड सिग्नल आपको ध्यान रखना चाहिए। अनुराग, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? कभी कभी कोई सेक्टर फैंसी में आ गया तो चलता ही जा रहा कुछ? तो नीरज, ये जब ये होके अभी खत्म हुआ है 2021 में, जब टू मच लिक्विडिटी आती है, सबसे ज्यादा IPOs आते हैं। यूजुअली साल में अबाउट 150-2 IPOs आते हैं यूएस मार्केट में। 2020-21 में मिला के 1000 IPOs आ गए कुल मिला के, राइट? सबसे ज्यादा IPOs आते हैं, फिर मार्केट ढूंढता है और कहाँ जाए, तो तकरीबन तमाम तरह की अनलिस्टेड कंपनीज को भी लिस्ट कराया गया स्पैक्स के थ्रू, वो भी सब IPOs में थे। उसके अलावा फिर मार्केट देखते हैं और कहाँ। तो अभी इंडियन मार्केट में अगर आपने, जैसे आई थिंक वी शुड कॉम्प्लीमेंट, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसी बातें करते हैं। राहुल ने जो बातें लोगों के सामने रखी, आई थिंक इट्स अ वेरी कैंडिड व्यू। और मुझे ध्यान आ रहा है हमारा एक आपके इंग्लिश चैनल पे डिस्कशन था, वहां पे भी राहुल शामिल थे, हमारी तकरीबन सिमिलर बातें हो रही थी। तो मार्केट ढूंढता है नीरज के अब तो ये तो ओवर वैल्यूड हो गया, अब और कहाँ स्पेस बनाए, और फिर यहाँ पर इस तरह के प्लेस आते हैं, राइट टाइम, वेरी अपॉर्चुनिस्टिक है। मैं उसमें कुछ मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अगर कोई 0.2 टाइम्स प्राइस टू बुक है तो मैं कहूंगा बैंक वो भी अंडर वैल्यूड है, आप लेके बैठिए 1-2 साल में तो कभी तो वो मौका देगा आपको। लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये सब चले हुए कारतूस हैं नीरज जी। PSU बैंक्स में कुछ जान नहीं है, इनमें कुछ नहीं होने वाला है।
तो इन्वेस्टेबल लॉट नहीं है ये जनरली। ये डिस्कशन इसलिए क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड में था लास्ट वीक ये, और पिछले 3-4 हफ्तों से मैंने कहा इस पे हमको बात जरूर करनी चाहिए। जो राहुल ने आपको कॉशन दिया कि अगर आप ट्रेड करके बढ़िया पैसा इसमें बना लिए तो निकल लीजिएगा, पैसे बना के बने मत रहिएगा, वरना पता नहीं, यू नेवर नो, हो सकता है और भी बन जाए आपका। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बन सकता, लेकिन एक रिस्क फैक्टर, पैसा बनना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है नीरज जी, सेलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। इस पे पता है आप, सेलिंग इज ऑल्सो आप उस शो में आए नहीं, इसलिए आप करो हर हफ्ते आया करिए। मैंने इस पे कमेंट किया था कि सेलिंग की आर्ट सिखाना है लोगों को। बिकॉज ये क्या होता है ना नीरज जी, ये स्टॉक्स में लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती, तो जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नीचे में आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, निकल भी नहीं पाएंगे। और जब जैसे बोलते हैं ना, जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको पूरा बॉडी सपोर्ट दे रहा है, घुटनों पे दर्द होता है जब आप नीचे आते हैं, तो जब वो नीचे आना शुरू होगा ना तो यू विल नॉट गेट अ बायर सामने से, क्योंकि अगर ये स्टॉक 15-20% रोज गिरने लगे, आई एम नॉट सेइंग दे विल, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, दे मे गो अप अनदर 100% फ्रॉम हियर, आई एम जस्ट सेइंग इफ द ट्रेड गोज द अदर वे because of the liquidity, and that's why you will find a lot of institutional investors don't get into a lot of illiquid stocks unless they are able to do large blocks and they trust the management. Correct. Right, so it becomes like a pipe deal or an unlisted deal, क्योंकि हम बस इसमें बहुत काम करते हैं, like names like Laopala, CCL products वगैरह जो इतने लिक्विड नहीं होते, तो we have to work very closely with the funds to convince them, क्योंकि वो सेलिंग में ना फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। Actually, impact cost इतना ज्यादा हो जाएगी। Exactly, तो you have to look at it both ways, buying impact cost and selling। अच्छा, एक सवाल अब ये बताइए, बहुत हम लोगों ने मार्केट की बात कर ली है, मार्केट से जुड़ा ही हुआ है लेकिन फिल्म से जुड़ा हुआ है, आप कंजम्पशन की स्टोरी बहुत ट्रैक करते हैं जी, पीवीआर चलेगा अवतार के चक्कर में? देखिए नीरज जी, मुझे देखिए फिल्म पहले टिकट बुक करेंगे, अगर आप देख लीजिए एवरी मार्वल मूवी ऑल्सो, राइट, नॉट जस्ट जेम्स कैमरन, लुक एट एवरी मार्वल मूवी इन इंडिया, वी हैव 24-hour shows, राइट, इट्स ट्रू ऑफ आयरन मैन, मोस्ट स्पाइडरमैन, ऑल ऑफ दीज यू विल हैव शोज एट 1 AM 2 AM 3 AM, और वो हाउसफुल जाएंगे पहले वीकेंड के, क्योंकि वो आजकल बच्चे, नहीं मैं तो जाऊंगा ही, एक बार तो देखूंगा ही, बहुत ही बढ़िया। स्लीप बच्चों के स्लीप ओवर्स वगैरह होते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू टेक किड्स आउट। बट इसमें दिक्कत ये है नीरज जी, दैट बॉलीवुड बारिंग दृश्यम एंड ब्रह्मास्त्र दिस ईयर हैज बाय एंड लार्ज फेल्ड, and South India, see, an Avatar kind of movie or a Top Gun kind of movie will be just 1 or 2 movies in a year. अभी जो जॉर्ज क्लूनी और जूलिया रॉबर्ट्स की भी जो मूवी आई थी टिकट टू पैराडाइज, बहुत बेहतरीन पिक्चर थी, पर कितना कमाया, so you will get a very an Avatar or a Top Gun kind of movie will be 1 or 2 movies in a year. You have to be supported by Bollywood. फिर भी पीवीआर का स्टॉक नीचे नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि इसमें यही है नीरज जी, लोग, see, I hold it. As a disclaimer, I hold it. I am very bullish because there is no form of alternate investment. Okay, correct. Don't get me wrong. One of my biggest theses today is also today for the average middle class Indian across India also, a typical Sunday is still the same: to go to the mall, to do a little bit of shopping, food court में खाना, मूवी दिखा के वापस. So to that extent there is, हम टीना फैक्टर की बात करें, there is no alternative. तो इसमें यही है नीरज जी, अगर बॉलीवुड का कंटेंट स्विंग हो गया ना, तो इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा आती है। राइट नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन हॉलीवुड एंड साउथ इंडिया, तो एक बार बॉलीवुड का कंटेंट 3-4 पिक्चर एक के बाद एक चल गए ना, एक ब्रह्मास्त्र 6 महीने पहले चल गया, एक दृश्यम, थोड़ा और कंसिस्टेंसी आ गई ना, ये स्टोरी कमाल की है ना, इसमें स्टोरी कमाल की है। इट्स जस्ट दैट राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट नथिंग सीम्स टू बी क्लिकिंग, नॉट द खान्स, नॉट मिस्टर बच्चन, नॉट रणवीर सिंह, नथिंग सीम्स टू बी स्टिकिंग, और वो कहीं ना कहीं क्लिक होगा। तो अनमोल जी और कुंज जी, अवतार देखने का प्लान है आप लोग, है कि नहीं? हाँ या ना बताइए फटाफट, टिकट बुक किया कि नहीं? मेरे से सवाल है क्या नीरज जी? हाँ सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अवतार का टिकट बुक हो गया आप लोगों का? मिल नहीं रहा, मैंने सुना ऐसा। नहीं, मैंने तो नहीं बुक किया है। हाँ। तो उसके 2 कारण है कि एक तो मेरा पैर टूटा हुआ है, तो मुझे मूवमेंट अलाउड नहीं है, और दूसरा, जैसा मैं पहले भी बोला था, मैं इंडिया की वनडे सीरीज में हार के बाद अब एटलीस्ट पहला टेस्ट मैच जीतते हुए देखना चाहता हूँ। तो मैं कल और परसों, होपफुली कल में ही इंडिया जीत जाए, तो मैं अपना समय उसमें बिताऊंगा। अनमोल जाएंगे फिल्म देखने, है ना अनमोल? ऑब्वियसली अवतार के फैन। अनुराग ने तो वो वाली देखेंगे ही, नो डाउट अबाउट इट। मैं तो इंतजार करूंगा कि OTT पे कब आएगी।
मुझसे बहुत चिढ़ जाएंगे लोग, अरे यार ये पीवीआर का दुश्मन है, ओटीटी में फिल्म देख रहा है। एनीवे आप लोग एंजॉय करिए, वीकेंड बढ़िया से जाइए, मूवी देखिए, जो मर्जी है वो करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। लेकिन इस चर्चा का मकसद ये था कि टॉप ऑफ द माइंड आपके पूरे वीक में जो चल रहा था उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की। राहुल के अपने व्यू है, कुंज के अपने, अनुराग ने एक्सप्लेन किया और अनमोल ने बैंक के बारे में अपनी राय रखी है। कोई भी निवेश करने से पहले जिन भी स्टॉक्स की यहाँ चर्चा हुई है, आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिए। ये हम लोगों ने यहाँ पे बाई सेल की राय नहीं दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए सिंगल से आवाज।